1 फरवरी को जो गोल्ड का प्राइस था ना वो 85,000 पे था। ठीक है। और हुआ क्या कि उसके नेक्स्ट मंथ ना मार्च में वो 85 से 87,000 हो चुका, लगभग 2,000 का गैप आ गया था। नाउ अब हुआ क्या, अप्रैल 19 को ना वो 87,000 से ना 1,02,000 पे जाके जंप कर गया। मतलब ऑलमोस्ट 87 से 1,02 पे सीधा जंप किया विद इन ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप पे। और नेक्स्ट महीने जून 22 को सबसे हाईएस्ट एट इट्स पीक गोल्ड का जो प्राइस था वो 1,02,520 रुपीज़ में जाके अटक गया, जो ऑल टाइम हाई था। और इसको करते समय उसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। लगभग 2 या 3 महीने के गैप में ना जो गोल्ड का प्राइस था लगभग 14,000 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। और इसका रीज़न क्या था इतना ज़्यादा इंक्रीज़ का, मैं तुम्हें इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तरफ यूएस का डॉलर ना गिर रहा था और बैंकों के पास रिजर्व नहीं था, क्योंकि गोल्ड यूजुअली रिजर्व के लिए यूज़ किया जाता है। तो हुआ क्या था कि गोल्ड चीप में मिलने लग गया, क्योंकि डॉलर की जो वीकनेस है वो होने लगी, तो काफ़ी सारे लोग खरीदने लग गए। नाउ इन्वेस्टर पैनिक में आ गए, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर का प्राइस गिरता गया वो एक सेफ हेवन की तरफ भागने लगे। और सेफ हेवन क्या है, हर टाइम पे गोल्ड, लोग सारी जगहों में ना गोल्ड खरीदने लगे। मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा उनकी शॉर्ट अप कर गई कि हर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड का प्राइस काफ़ी स्टेबल है। अगर तुम चाहो 10 साल बाद या 5 साल बाद अगर बेचोगे तो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉफिट होएगा ही होगा। मतलब प्राइस लो नहीं होगा, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटीरियल है जो इस अर्थ में मिलता है। नाउ इंडिया में क्या हुआ, इंडिया एक बहुत बड़ा गोल्ड का ना इम्पोर्टर है। मतलब आपको पता ही होगा इंडियन कल्चर में गोल्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब आप किसी भी वेडिंग्स में जाओगे या फिर किसी भी फंक्शन में जाओगे तो आप देखा होगा कि वुमेंस या फिर मेंस भी, हम लोग भी गोल्ड ना कुछ पहन के ही जाते हैं। या तो वो ज्वेलरीज हो सकती है या फिर वो वॉचेस होते हैं। पर इंडिया में गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। नाउ इंडिया का जो रुपये था ना उस समय ग्लोबल डॉलर के मुकाबले, जो यूएस डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यानी ऑल टाइम लो पे था। तो इस समय इम्पोर्ट जो कर सकते थे उनकी बहुत ही ज़्यादा गिर गई, क्योंकि इंडिया का जो रुपीज़ था ना वो कंपेयर में बहुत ज़्यादा वीक हो गया, जिसकी वजह से जो सारी डिमांड थी ना वो गोल्ड की गिर गई। ये ऑफ टाइम भी था वेडिंग्स का, इसकी वजह से इसमें और भी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। पर हुआ क्या, जब ऑल टाइम जब इंडिया में ना वेडिंग सीज़न आ गया, जो तुम्हें पता होगा कि जो ज्वेलरीज या फिर स्पेसिफिकली गोल्ड का मस्त सीज़न होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्ड बाइंग उसमें होती है। उसमें भी फिर भी 90% ड्रॉप मिला जो लोग गोल्ड खरीद रहे थे। ये जो गोल्ड खरीद रहे थे ना स्पेसिफिकली ज्वेलरीज में था। मतलब जो ज्वेलरीज ओनर थे उनके प्राइस बिक नहीं रहे थे, उनके स्टॉक्स के स्टॉक वैसे ही रह गए थे। पर ये सिर्फ ज्वेलरी में था। अगर तुम देखोगे जो इन्वेस्टमेंट साइड थी ना और इन्वेस्टमेंट वाले लोग थे, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। लोग अब क्या कर रहे थे, ईएफटी खरीद रहे थे, बॉन्ड्स खरीद रहे थे। और जो ब्रिक होती है ना गोल्ड की, जिसमें काफ़ी कम रुपए लगते हैं बनाने में और उसका मार्जिन कम होता है प्राइस के हिसाब से अपना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदने लगे। लोग अपने ऐप्स में ना दिखाने लगे कि वो गोल्ड पे आप इन्वेस्ट करो। एकदम से बहुत ही ज़्यादा गोल्ड की इन्वेस्टिंग बढ़ गई। पर जो ज्वेलरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। लगभग 2024 में ना गोल्ड का जो हम बायर था ना, जो इम्पोर्ट था इंडिया में, वो लगभग 802 टन्स था। और जो 2025 में था वो अराउंड 700 to 800 के बीच में आ गया था टन्स में, जो हम बाय कर रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। इसकी वजह से ना इन ऑल ऑफ द इफेक्ट्स हुआ। जो ग्लोबल में यूएस का वीकेंड हुआ, अनसर्टेनिटी हुई, जो इन्वेस्टमेंट था वो सीधा गोल्ड की तरफ भागे। जो अंधाधुन लोगों ने गोल्ड को खरीदा और किसी को पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। इसकी वजह से गोल्ड का जो प्राइस है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाइट पे पीक कर गया था, जो 1,02,000 के भी आगे क्रॉस कर चुका था। और ये बहुत पहली बात थी।